पहला विश्व युद्ध और उसके बाद की शांति। जी, हमारे पास इतिहास की किताबों के कुछ हिस्से हैं, नक्शे हैं और कुछ विश्लेषण भी। तो आज हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लड़ाई कुछ महीनों में खत्म होनी थी, वो 4 साल तक कैसे खिंच गई। और शायद उससे भी जरूरी सवाल हाँ, कि जब ये सब खत्म हुआ तो शांति के नाम पर जो समझौते हुए, क्या उन्होंने सच में शांति कायम की या फिर एक और बड़ी लड़ाई की जमीन तैयार कर दी। हाँ, तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें यही समझने में मदद करेंगे कि कैसे क्रिसमस तक घर वापसी का सपना खाइयों के कीचड़ में दफन हो गया। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये उम्मीदों के टूटने और अनजाने में की गई गलतियों की कहानी है, जिसका असर आज तक महसूस होता है। तो कहानी शुरू होती है 1914 की गर्मियों में। यूरोप की बड़ी ताकतों को लग रहा था कि ये एक छोटी तेज लड़ाई होगी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में ये सारी उम्मीदें टूट गईं। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी जर्मनी की मशहूर श्लीफेन योजना का फेल हो जाना। ये योजना थी क्या असल में? श्लीफेन योजना जर्मनी का मास्टर प्लान था, एक बहुत ही दांते और तेज दाव। उनका मकसद था कि इससे पहले कि रूस पूर्व में अपनी विशाल सेना को पूरी तरह तैयार कर पाए, वो पश्चिम में फ्रांस को एक झटके में हरा दे। बिल्कुल। इसके लिए उन्होंने सोचा कि फ्रांस की मजबूत किलेबंदी से सीधे टकराने की बजाय वो एक न्यूट्रल देश बेल्जियम के रास्ते से अपने सेना को घुमाकर पेरिस पर कब्जा कर लेंगे। कागज पर ये एकदम अचूक लग रहा था। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? एक अचूक योजना फेल कैसे हो गई? गड़बड़ 2 जगह हुई। पहली, जर्मनी ने बेल्जियम के हौसले को बहुत कम आंका। उस छोटे से देश ने उम्मीद से कई ज्यादा बहादुरी से लड़ाई की। अच्छा। जिससे जर्मन सेना की रफ्तार वो धीमी पड़ गई। और दूसरी, बेल्जियम पर हमले की वजह से ब्रिटेन भी युद्ध में कूद पड़ा। और ब्रिटिश सेना समय पर फ्रांस पहुंच गई। हाँ, और उन्होंने पेरिस के बाहर जर्मन सेना को रोक दिया। एक तेज जीत का सपना वहीं का वहीं टूट गया। और इसी एक नाकामी ने पूरे युद्ध का चेहरा ही बदल दिया। यहीं से वो खाइयों का दौर शुरू हुआ है ना। बिल्कुल। जब दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे को पीछे नहीं धकेल पाईं, तो उन्होंने अपनी जगहों पर गड्ढे खोदने शुरू कर दिए ताकि दुश्मन की गोलियों से बच सकें। जी। और ये गड्ढे धीरे धीरे सैकड़ों मील लंबी खाइयों के जाल में बदल गए, जो स्विट्जरलैंड से लेके समुद्र तक फैले हुए थे। और अगले 4 साल तक लाखों सैनिक उन्हीं खाइयों में फंसे रहे। युद्ध एक जगह जम सा गया था। एक बार साफ कर लेते हैं कि कौन किसके खिलाफ था। एक तरफ थी मित्र शक्तियां यानी एलाइज, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और दूसरी तरफ थी केंद्रीय शक्तियां, सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की। तो श्लीफेन योजना की नाकामी ने जिस चीज को जन्म दिया, वो शायद युद्ध से भी ज्यादा भयानक थी, खाइयों का जीवन। हाँ। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि कैसे करोड़ों सैनिक सालों तक उन तंग कीचड़ भरी खाइयों में रहे। स्रोत में जो तस्वीर है वो इसकी एक झलक देती है। ये सिर्फ मिट्टी के गड्ढे तो नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से जमीन के नीचे बसे नर्क जैसे शहर थे। कीचड़, चूहे, बीमारियां और मौत का लगातार डर। और वो नो मैन्स लैंड। स्रोत की तस्वीर में जो नो मैन्स लैंड दिख रहा है, वो 2 खाइयों के बीच की वो खूनी जमीन थी जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कंटीले तार, लाशें और तोप के गोलों से बने गड्ढे। इसे पार करने का मतलब था सीधी मौत। हाँ, मशीन गन की गोलियों का सीधा सामना करना। इसीलिए ये युद्ध एक जगह जम गया था। कोई भी पक्ष इंच भर भी आगे बढ़ने के लिए हजारों जानें गंवा रहा था। तो जो पश्चिमी मोर्चे पर ये सब चल रहा था, क्या दूसरे मोर्चों पर भी यही हाल था? पूर्वी मोर्चे पर हालात थोड़े अलग थे। वहां लड़ाई उतनी स्थिर नहीं थी। सेनाएं ज्यादातर मूव कर रही थीं। रूस ने शुरुआत में ऑस्ट्रिया हंगरी को काफी पीछे धकेल दिया था। लेकिन जर्मन सेना ज्यादा मजबूत थी। हाँ, ज्यादा मजबूत और संगठित थी, और उन्होंने रूसियों को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन असली रणनीतिक मोड़ तब आया जब 1914 के आखिर में ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। तुर्की के आने से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ गया? फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि तुर्की ने डार्डेनेल्स जलडमरू मध्य पर एक तरह से ताला लगा दिया। अच्छा। आप इसे ऐसे समझिए कि रूस एक बहुत बड़ा घर था जिसका सामान पहुंचाने का सिर्फ एक ही दरवाजा काला सागर से होकर गुजरता था, और तुर्की ने उस दरवाजे पर ताला लगा दिया। तो ब्रिटेन और फ्रांस के लिए रूस तक हथियार और जरूरी सामान पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो गया था। और इसी ताले को तोड़ने के लिए 1915 में वो मशहूर गैलीपोली अभियान हुआ था। जी हाँ, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहा। मित्र राष्ट्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो उस रास्ते को खोल नहीं पाए। इससे ये साफ हो गया
कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि सप्लाई लाइनों पर कब्जे के लिए भी लड़ी जा रही थी। रूस धीरे धीरे अकेला और कमजोर पड़ता जा रहा था। तो एक तरफ पश्चिमी मोर्चे पर लाखों सैनिक कीचड़ और खाइयों में फंसे हुए थे और दूसरी तरफ पूर्वी मोर्चे पर जंग जारी थी। दोनों ही पक्ष इस गतिरोध से थक चुके थे। ऐसा लग रहा था कि युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ, एक डेडलॉक बन गया था। तो सवाल ये उठता है कि ये बराबरी की लड़ाई आखिर टूटे कैसे? निर्णायक मोड़ आया कहां से? इसका जवाब 1917 के साल में छिपा है। उस साल दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस पूरे खेल का पासा ही पलट दिया। दो घटनाएं? पहली, अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया और दूसरी, रूस युद्ध से बाहर हो गया। अमेरिका अब तक तो अलग थलग था, फिर वो अचानक क्यों कूद पड़ा? ये जर्मनी की अपनी ही अघोरती का नतीजा था। जर्मनी ने अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध फिर से शुरू कर दिया। इसका मतलब ये था कि जर्मनी ने ऐलान कर दिया कि अटलांटिक महासागर में मित्र राष्ट्रों की तरफ जाने वाले किसी भी जहाज को वो डुबो देंगे, इन काटकर उसे घुटनों पर ला देंगे। लेकिन इसका असर उल्टा पड़ गया। बिल्कुल। जब जर्मन पनडुब्बियों ने अमेरिकी जहाजों को डुबोना शुरू किया तो अमेरिका में गुस्सा भड़क उठा। जनता का दबाव इतना बढ़ा कि अप्रैल 1917 में अमेरिका को युद्ध का ऐलान करना पड़ा। और रूस का क्या हुआ? दूसरी तरफ रूस में बोल्शेविक क्रांति हो चुकी थी। लेनिन की नई कम्युनिस्ट सरकार ने युद्ध को खत्म करने का वादा किया था और उन्होंने जर्मनी के साथ एक शांति संधि कर ली। तो इसका मतलब जर्मनी के लिए पूर्वी मोर्चा बंद हो गया। अब वो अपनी सारी ताकत पश्चिम में लगा सकता था। सही कहा। अब ये एक दौड़ बन गई थी। जर्मनी अपनी पूर्वी सेना को पश्चिम में लाकर एक आखिरी बड़ा हमला करना चाहता था, इससे पहले कि अमेरिकी सैनिक बड़ी तादाद में यूरोप पहुंचे। सवाल ये था कौन पहले पहुंचेगा। हाँ, और इसी दौड़ का नतीजा था 1918 का वसंत, जब जर्मनी ने अपना वो आखिरी बड़ा हमला किया जिसे लुडेनडॉर्फ आक्रमण कहते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हाँ, और शुरुआत में उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिली। उन्होंने मित्र राष्ट्रों की लाइनों को तोड़ दिया और पेरिस के बहुत करीब पहुंच गए। एक पल के लिए तो लगा कि जर्मनी जीत जाएगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये बढ़त जीत में नहीं बदल पाई? वे पेरिस के इतने करीब पहुंचकर चूक कैसे गए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसकी मुख्य वजह थी कि हमला तो जोरदार था, लेकिन उनके पास उसे बनाए रखने के लिए संसाधन नहीं थे। मतलब सैनिक थक चुके थे? हाँ, सैनिक 4 साल की लड़ाई से थक चुके थे, सप्लाई लाइनें बहुत ज्यादा खिंच चुकी थीं और ठीक उसी समय ताज़ा दम अमेरिकी सैनिक तेजी से मोर्चे पर पहुंचने लगे थे। जर्मनी का आखिरी दांव नाकाम हो गया। और यहीं से केंद्रीय शक्तियों की हार की कहानी शुरू होती है। स्रोतों में हार के कई कारण बताए गए। ये कोई एक वजह नहीं थी, है ना? नहीं, ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। हर गलती दूसरी गलती को जन्म दे रही थी। पहली, श्लीफन योजना की नाकामी ने जर्मनी को एक लंबे 2 मोर्चों वाले युद्ध में फंसा दिया जिसके लिए वो तैयार नहीं था। और दूसरी, मित्र राष्ट्रों की नौसैनिक नाकेबंदी। हाँ, उस नाकेबंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था का गला घोट दिया। देश के अंदर खाने पीने और कच्चे माल की भारी कमी हो गई। तीसरा, पनडुब्बी युद्ध का दांव उल्टा पड़ गया जिसने अमेरिका जैसे ताकतवर देश को मैदान में उतार दिया। तो जर्मनी एक साथ कई मोर्चों पर हार रहा था, मैदान में भी और अपने घर में भी। बिल्कुल। और फिर 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी भी तो फैली थी। हाँ, उसका भी असर पड़ा होगा। हाँ, उस महामारी ने दोनों तरफ की सेनाओं को बुरी तरह कमजोर कर दिया, लेकिन जर्मन सेना जो पहले से ही कमजोर थी उस पर इसका असर ज्यादा हुआ। आखिरकार अगस्त 1918 में मित्र राष्ट्रों ने ताज़ा अमेरिकी सैनिकों की मदद से जवाबी हमला शुरू किया और जर्मन सेना की हिम्मत टूट गई। हाँ, और घरेलू मोर्चे पर भी विद्रोह होने लगे। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने युद्ध विराम पर दस्तखत कर दिए। लड़ाई खत्म हो गई थी। युद्ध जीतना एक बात थी, लेकिन अब असली चुनौती तो अब थी एक ऐसी शांति बनाने की जो आगे भी टिकी रहे। और इसके लिए पेरिस में एक बड़ा शांति सम्मेलन हुआ जहां मुख्य तौर पर 3 बड़े नेताओं की चल रही थी। फ्रांस के क्लेमेंसियो, ब्रिटेन के लॉयड जॉर्ज और अमेरिका के वुड्रो विल्सन। और तीनों के इरादे बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल अलग। विल्सन एक आदर्शवादी थे। वो अपने 14 पॉइंट्स के आधार पर एक न्यायपूर्ण शांति चाहते थे जिसमें देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिले और भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए एक लीग ऑफ नेशंस बने। और लॉयड जॉर्ज एक यथार्थवादी थे। वो चाहते थे कि जर्मनी को सजा मिले, लेकिन वो पूरी तरह तबाह न हो ताकि ब्रिटेन उसके साथ दोबारा व्यापार कर सके। और क्लेमेंसियो, उन्हें तो द टाइगर कहा जाता था। हाँ, और वो अपने नाम की तरह ही थे। उनका सिर्फ एक मकसद था, बदला और सुरक्षा। बदला।
फ्रांस ने 50 साल के अंदर 2 बार जर्मनी का हमला झेला था। क्लेमेंसियो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जर्मनी को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो अगले 100 साल तक फ्रांस की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। लेकिन एक पल के लिए अगर हम खुद को क्लेमेंसियो की जगह रखकर सोचें, तो क्या उनकी ये मांगें सुरक्षा के लिहाज से जायज नहीं लगती? शायद ये सिर्फ बदला नहीं बल्कि भविष्य का डर था जो उनसे ये सब करवा रहा था। आपका कहना बिल्कुल सही है, ये डर ही था। लेकिन इसी डर की वजह से जो संधि बनी वो बहुत कठोर और एक तरफा थी। आखिरकार क्लेमेंसियो की जिद के आगे विल्सन और लॉयड जॉर्ज को झुकना पड़ा और नतीजा था वर्साई की संधि, जिसे जर्मनी पर थोपा गया था। उसकी शर्तें क्या थी? शर्तें बहुत अपमानजनक थीं। जर्मनी से उसके कई इलाके छीन लिए गए, जैसे अल्सास लॉरेन फ्रांस को वापस दे दिया गया। उसकी सेना को सिर्फ 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया और वायुसेना और पनडुब्बियों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। लेकिन सबसे ज्यादा चुभने वाले 2 क्लॉज थे। हाँ, पहला था युद्ध अपराध बोध क्लॉज, जिसमें साफ साफ लिखा था कि युद्ध शुरू करने की सारी जिम्मेदारी अकेले जर्मनी की है। ये एक राष्ट्रीय अपमान था। और दूसरा था हर्जाना। जी, जर्मनी को युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक बहुत बड़ी रकम चुकानी थी, जो इतनी ज्यादा थी कि उनकी अर्थव्यवस्था दशकों तक उभर नहीं सकती थी। तो उन्हें बातचीत के मेज पर बुलाया ही नहीं गया और फिर उन्हें पूरे युद्ध का बिल थमा दिया गया। कोई ताज्जुब नहीं कि जर्मनों ने इसे डिक्टैट यानी थोपा हुआ फरमान कहा। बिल्कुल, उन्होंने इसे शांति संधि नहीं बल्कि एक अपमान माना और यहीं से भविष्य के टकराव के बीज बोए गए। वर्साई की संधि तो सिर्फ जर्मनी के लिए थी, बाकी हारे हुए साम्राज्यों का क्या हुआ? ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य का? दूसरी संधियों के जरिए इन दोनों विशाल साम्राज्यों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। यूरोप का नक्शा पूरी तरह बदल गया। ऑस्ट्रिया हंगरी की जगह चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, हंगरी और ऑस्ट्रिया जैसे कई नए देश बन गए। तो विल्सन का वो आत्मनिर्णय का सिद्धांत वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्या वो जमीन पर भी उतना ही अच्छा साबित हुआ? असल में ये बहुत मुश्किल साबित हुआ। नक्शे पर नई लकीरें खींचना आसान था, लेकिन जमीन पर बसे लोगों को बांटना मुश्किल था। नतीजा ये हुआ कि कई जातीय समूह इन नए देशों में अल्पसंख्यक बनकर रह गए। जैसे लाखों जर्मन लोग चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड में रह गए, जो बाद में बड़े तनाव का कारण बना। और इन नए देशों की आर्थिक हालत कैसी थी? बहुत खराब। और ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं था, इसका असर जमीन पर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा था। सोचिए, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था एक शरीर की तरह थी, जहां सब कुछ एक साथ काम करता था। हाँ, उद्योग, खेती और व्यापार। संधि ने इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ऑस्ट्रिया के पास राजधानी वियना तो थी, लेकिन उसके ज्यादातर कारखाने चेकोस्लोवाकिया में और खेती की जमीन हंगरी में चले गई। तो ये नए देश आर्थिक रूप से जन्म से ही लंगड़ा रहे थे। बिल्कुल, इससे इन देशों में शुरू से ही अस्थिरता बनी रही। तो आज की हमारी पड़ताल से ये साफ है कि पहले विश्व युद्ध ने सिर्फ जाने नहीं ली, उसने पुराने साम्राज्यों को मिटा दिया और दुनिया का राजनीतिक भूगोल ही बदल कर रख दिया। हाँ, और शांति बनाने की जो कोशिश हुई, खासकर वर्साई की संधि, वो सभी युद्धों को खत्म करने वाले युद्ध को समाप्त करने के लिए थी। लेकिन स्रोत हमें बताते हैं कि ये शांति कड़वाहट और असंतोष पर बनी थी। जर्मनी ने इसे एक धोखा माना और वो इस अपमान का बदला लेने के मौके का इंतजार करने लगा। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। 1919 में शांति स्थापित करने वालों ने 1914 की समस्याओं को हल करने की कोशिश की, लेकिन क्या उन्होंने अनजाने में उस कड़वाहट और नफरत के बीज बो दिए जो सिर्फ 20 साल बाद 1939 में एक और उससे भी कहीं ज्यादा विनाशकारी विश्व युद्ध की फसल के रूप में सामने आए? इस पर सोचना जरूरी है।